जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर देना है। चलिए पहले प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है, जिसमें से पूछ रहा है कि किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो ये है आंतरिक आपात स्थिति, जो कि 1975 में लागू हुई थी, ध्यान रखना है। जबकि बाहरी आपात स्थिति की बात करें तो ये 2 बार लग चुका है। इस तरह से भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। और हमने आपको 3 आर्टिकल को बताया था, 352, 356 और 360। 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। 356 की बात करें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये जो नाम है किसे प्रदान किया गया था। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है ह्वेनसांग को प्रदान किया गया था, ध्यान रखना है। बात करें ह्वेनसांग तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ध्यान रखना है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। तो ध्यान रखना है, इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन में आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है, तो दोनों ऑप्शन को ध्यान रखें, 37 डिग्री मिले या 36.9 लगभग एक ही है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम। केल्विन में 310 केल्विन होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, खैरा रोग किस फसल में होता है।
चलिए फटाफट से आप सभी 6 के लिए आंसर करेंगे। खैरा रोग किस फसल में होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, धान की फसल में होने वाला रोग है खैरा रोग। और ये किसकी कमी से होती है? तो याद रखिएगा, ये जिंक की कमी से होने वाला रोग है। आगे देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सोच समझकर आंसर देना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो बहुत बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक होप मेस्चर ने। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो सही जवाब है ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बहुत बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल सही जवाब है, दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो 12वें प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग भारत आया था। ध्यान रखना है, ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हरिसेन। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के बाद अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो बहुत बच्चे इसका आंसर बी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी हमने आपको बताया कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है?
चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके नाम के साथ? तो याद रखना है इंदिरा गांधी। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी की बात करें तो यंग इंडिया, इनसे रिलेटेड एक पत्र पूछा जाता है कि यंग इंडिया पत्र के संपादक कौन थे। तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किया था, जो कि हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक में इन्होंने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को पेश किया था। आगे देखिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें 8 बजे बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए और 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन गुप्त वंश। ध्यान रखना है गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? तो कौशाम्बी में। जगह का नाम भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना कहाँ किया गया था। तो कौशाम्बी में। किसके द्वारा? तो श्री गुप्त के द्वारा। ध्यान रखना है। और गुप्त वंश भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी माना जाता है गुप्त वंश को। आगे देखिए, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थॉमस कप। थॉमस कप जो है ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जबकि उबेर कप जो है ये डी ऑप्शन में जो है उबेर कप ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। आगे देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो देखिए 18वें प्रश्न का आंसर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई थी? सोच समझकर आंसर करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मुगल साम्राज्य की नींव, तो आपको याद होगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बाबर के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और 1526 में ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली जाती है। तो सही जवाब है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अफगान के बीच हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो चक्रवाती तूफान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा ले, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा
संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ध्यान रखना है। ये क्षेत्रफल में पूछ रहा है। अगर जनसंख्या की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जनसंख्या में, तो ध्यान रखना है दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली जनसंख्या में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो सही जवाब है 1974 में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली पूछे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद कर लीजिए, ऑप्शन ए कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? देखिए, अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अगर बात करें ऑप्शन ए की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, आप लोगों को एक बात गौर करना है, सिर्फ आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि अंग्रेजी भाषा में, ऐसे तो अंग्रेजी भाषा में भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। नाम क्या था? बंगाल गजट। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे बंगाल गजट के संपादक। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, तो इसका सही जवाब होगा हिंदू पैट्रियट, ना कि बंगाल गजट। तो इन सभी छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब है हिंदू पैट्रियट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। तो ये किसने किया था? इसका सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? चलिए आंसर कीजिए। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है फुल फॉर्म। और इसमें कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो इथाइल मरकेप्टन का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे देखिए,
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। देखिए, अगर संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, यानी कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है। तो सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किया था। ध्यान रखना है। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखिए, जर्मनी में रूर घाटी प्रसिद्ध है। बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे। जर्मनी में रूर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला जो है ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, जबकि पीट की बात करें सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। आगे देखिए, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसको भी ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका है मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका की गुफा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाघों की सर्वाधिक संख्या यहीं पर है। मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में ही मिलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन है मिजोरम में। आगे देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? चलिए आंसर कीजिए। देखिए, न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, जबकि जूल जो है कार्य का मात्रक है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? चलिए आंसर करेंगे। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा की बात करें तो 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, धौलावीरा। लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। अगला प्रश्न 35 नंबर में है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? यानी कि सीडीएस की बात की जा रही है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो बच्चे जनरल विपिन रावत को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में
कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे। मद्य निषेध सिपाही में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिरिसा बंदला। ध्यान रखना है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष होगा, ठीक है, इस तरह से टाइपिंग रहे। तो प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है वो वंदे मातरम बना था? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। आगे देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बच्चे लाइव चैट में 1930 को दिए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से होती है। चलिए 38 के लिए आंसर करेंगे आप सभी। तो बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 39 का आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए? तो बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? और देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर, यहाँ पे कर होगा, भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निगम कर। निगम कर जो है ये भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, और निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ध्यान रखना है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा बनाता है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन का नाम क्या है? चलिए फटाफट से आप सभी 45 के लिए आंसर कीजिए।
तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन सी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है यूरेनियम। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। तो देखिए आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर, जिसे शुल्क भी कहा जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। जो ये बच्चे बी दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। यानी कि सिंपली आपसे पूछ रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से लगाया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं रूस के सहयोग से लगाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये प्लांट भारत के किस राज्य में है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कनाडा देश के संविधान से प्रभावित है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।